डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे है और हस्ब वादा आपके साथ कानून और आप फेसबुक लाइव का लेटेस्ट सेशन लेके हाजिर हूं। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह फोन नंबर वही है 0796190008 अगर आप कॉल करना चाहते हैं आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। फोन मेरे पास अब मौजूद है और जो आपके कॉल्स जो आपने सवाल पूछने हैं प्लीज अपने सवाल डायरेक्ट रखिए, टू द पॉइंट रखिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सवाल सुन सकें। यहां पे आप इमिग्रेशन लॉ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और आप उसके अलावा फैमिली लॉ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ये दो एरियाज हैं जिनमें मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे और कुछ आता नहीं है। क्रिमिनल लॉ के बारे में भी मैं सवाल के जवाब दे सकता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में भी दे सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन इस वक्त जो हमारे एरियाज ऑफ प्रैक्टिस हैं वो हमारे फैमिली लॉ और इमिग्रेशन लॉ है। बिजनेस इमिग्रेशन इसके अंदर शामिल है। सो अगर आपकी कोई टीयर 1 की एप्लीकेशंस हैं या आप करना चाहते हैं या आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं, जिसके अंदर हमारे ओवरसीज बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे जो पुराने एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो अब ऑब्वियसली नहीं हो सकती, इन्वेस्टर्स वीजास आ जाते हैं उसके अंदर, प्लस यू कैन टॉक अबाउट द टीयर 2 एज वेल। टीयर 2 यानी वर्क परमिट्स वाली बात। एक क्वेश्चन पहला लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बचन, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आज के प्रोग्राम के आज पहले आप कॉलर हैं, बताइए हाउ कैन आई हेल्प? लकी हूँ मैं, इसीलिए पहला कॉलर हूँ। बताइए। मैंने आपसे पूछना था कि भजन मेरी इनिशियल एप्लीकेशन में स्टूडेंट थी। अच्छा, पे मेरा रिफ्यूज हुआ था वीजा। किस पे रिफ्यूज हुआ था? टॉइक पे। अच्छा, टॉइक पे, राइट। विद राइट ऑफ अपील। ठीक। तो मैंने अपील विन कर ली थी। तो होम ऑफिस ने अपर ट्रिब्यूनल किया था, लेकिन जब डेट थी ना जी, उससे पहले होम ऑफिस ने मुझे कहा कि ऑफर दी कि आप ना दोबारा हियरिंग करा लो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में। ओके उसके बदले हम आपका सारा स्टे लीगल कंसीडर करेंगे। ओके, बड़ी जबरदस्त ऑफर दिया आपको जी उन्होंने। फिर आपको राइट टू वर्क भी दे देंगे। ओके और आप ना आर्टिकल 8 फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ सेक्शन 120 में ना अपनी ग्राउंड ऐड कर लो। ठीक है। तो मैंने उनकी ऑफर मान ली और मैंने ना सेक्शन 120 में उनको कहा कि मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए, और मैंने उनको सारे रीजन भी दे दिए। भाई जी जरा अपना क्वेश्चन शॉर्ट कीजिए, मुझे डायरेक्टली बताइए क्या है, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना जी। आगे खत्म हो गया क्वेश्चन मेरा। तो उसको होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया। आपको उन्होंने पहले ऑफर दी, ऑफर दे के फिर आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया? नहीं, सेक्शन 120 की जब अच्छा, सेक्शन 120 की एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, फिर आपको अपील का राइट दिया? उस पर भी अपील का राइट दिया था मुझे जी। तो जब फिर मेरी अपील हुई ना दोबारा फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में, पहले टॉइक की हुई और फिर आर्टिकल 8 फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की हुई। ठीक। तो जज ने मुझे दोनों लागू कर दी। वेरी गुड। तो फिर होम ऑफिस ने आर्टिकल 8 को नहीं कंसीडर किया, फिर मुझे 2 महीने का वीजा दे दिया। 2 महीने का वीजा आपको इसलिए दिया कि आपको टाइम दिया जाए कि आप वापस कोई एप्लीकेशन कर सकें ताकि आप लीगल स्टेटस पे आ सकें भाई, इसलिए आपको वो टाइम दिया गया जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उन्होंने मुझे ऑफर दी थी आर्टिकल 8 पे, जो मैंने सेक्शन 120 पे उनको अपनी ग्राउंड्स दी थी जी, तो उसको उन्होंने फिर क्यों नहीं कंसीडर किया? मेरे भाई देखो, आपने जो मुझे बताया ना कि उन्होंने आपको ये ऑफर दी कि आप एप्लीकेशन करें, हम आपका ह्यूमन राइट्स भी कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर आपको काम की परमिशन भी देंगे, आपको वापस हम लीगल कंसिडर कर लेंगे, ये सारा कुछ आपकी मेरा ख्याल है एक अंडरस्टैंडिंग है। शायद फैक्चुअली ये चीज ना हो, क्योंकि नॉर्मली जो चीज होती है, आप एप्लीकेशन करते हो, आपकी एप्लीकेशन को अगर रिफ्यूज किया जाता है, उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज करके अगर आपने जुडिशियल रिव्यू में उनको चैलेंज किया तो वो आपके साथ एक कंसेंट ऑर्डर साइन करते हैं। उस कंसेंट ऑर्डर में ये कहा जाता है कि ऑल राइट फाइन, स्पेशली ये एस्टन केस को देख के और जो टॉय के केसेस चले सारे, उसके अंदर जो लाइन चल रही है रीजनिंग की, उसके अंदर उन्होंने बात ये की है कि अगर हम आपको चांस दे रहे हैं दोबारा, तो आपको हम मौका दे रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालें ताकि आपको अपील का राइट मिल जाए। क्योंकि हमारी तरफ से, वकीलों की तरफ से शोर ये था कि भाई आपने टॉय के ऊपर जाके बेतहाशा लोगों को रिफ्यूज कर दिए और आपने ये नहीं सोचा कि बीच में जेन्युइन लोग भी मारे जा रहे हैं।
सो इस वजह से कोर्ट्स की तरफ से जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि टॉयक के जो केसेस हैं उनके अंदर ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि उनको अपील का राइट जरूर मिले। सो अपील के राइट के लिए उन्होंने आपके साथ कंसेंट ऑर्डर साइन किया। सो जब आपने मुझे कहा ना कि उन्होंने आपको कहा कि हम आपको काम की इजाजत भी देते हैं, हम आपको ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, सो मुझे उसी वक्त लगा था कि मैंने इसलिए आपसे कहा कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त ऑफर दी आपको, बिकॉज इट डजंट वर्क लाइक दैट जी। नॉर्मली ये जो चीज होती है जब वो आपको कहा जाता है कि आपके साथ कंसेंट ऑर्डर साइन किया जा रहा है, अगर तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जी आपको हम काम की इजाजत भी देंगे, आपका हम ह्यूमन राइट्स भी मानते हैं, आपका हम ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, तो फिर तो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो उन्होंने रिकंसिडर किया, आपको रिफ्यूज किया, आपको अपील का राइट मिला, आप अपील में गए, आपने अपील में जाके सेक्शन 120 की जो आपने अपनी रिप्रेजेंटेशंस की थी उसके ऊपर टॉयक की बात भी मान ली गई जज की तरफ से और आपकी ह्यूमन राइट्स का भी मान लिया गया। सो मुझे जब उन्होंने मेरा वीजा रिफ्यूज किया था टॉयक पे, तब मुझे उन्होंने राइट ऑफ अपील दिया था। ठीक है, जब उन्होंने मुझे वीजा मेरा पहली दफा रिफ्यूज किया था ना जी, ये कितनी देर पुरानी बात है? ये 2016 में उन्होंने मेरा वीजा रिफ्यूज जी, 2016 में एसन केस नहीं आया हुआ था। एसन केस जो आया है उसके बाद अब्बास आया है केस। अब्बास के अंदर भी उन्होंने ये चीज कही कि जी पुट द एप्लीकेंट बैक टू द पोजीशन वेयर ही वुड हैव बीन हैड दिस टॉयक एलिगेशन नॉट बीन मेड। सो इसका मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर जो टॉयक की एलिगेशन लगा के पटरी से उतार दिया गया आपको, वो वापस आपको डालने के लिए उन्होंने आपको 2 महीने का वीजा दिया। सो इसको नाराज ना होइए इसके ऊपर, बल्कि ये सोचिए कि अगर आप उनके साथ आप कोई एप्लीकेशन करते हैं जिसमें आपको वीजा मिल जाता है तो आपका सारा टाइम लीगल कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन भाईजान मैंने इसको फिर जुडिशियल रिव्यू में चला गया था ना, तो होम ऑफिस ने फिर अपना डिसीजन विथड्रॉ कर लिया 2 महीने वाला। अच्छा, आपको नया डिसीजन भेजेंगे फिर। राइट, ओके। मैंने ये उनको प्ली ली, मैंने कहा मेरा 2 महीने का वीजा नहीं बनता, मेरा 2.5 साल का बनता है ना। तो मेरे भाई आप 2.5 साल के वीजे पे क्यों जा रहे हो, जबकि आपको अगर 2 महीने का उन्होंने दिया, अगर आप किसी लीगल कैटेगरी में चले जाते हो, क्या आप अपना सारा टाइम लीगल कंसिडर नहीं कराना चाहते? कब आए थे आप यहाँ पे यूके में? मैं 2011 में। 2011 में। सो अगर 2011 में आप यहां पर आए हो, 2021 में जाके आपके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं। जब तक आपको उन्होंने टॉयक के ऊपर रिफ्यूज किया, उससे पहले तो सारा लीगल स्टेटस चल रहा था ना आपका। हाँ जी भाईजान जी। सो वही बात है कि ये 2 महीने की जो आपको लीव दी गई है, अगर आप वापस दोबारा स्टूडेंट वीजा पे चले जाते हो या किसी और कैटेगरी में चले जाते हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं जी मुझे बस वो 2.5 साल की लीव दे दें, तो वो आपको 10 साल के रूट पे डाल देते हैं। उसके अंदर जरूरी नहीं कि वो पिछला सारा टाइम आपका लीगल कंसिडर करें। हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हो उस चीज को कि जी जो मेरी एप्लीकेशन आपने रिफ्यूज की थी वो गलत रिफ्यूज की थी, इसलिए आपने मुझे जो लीव दी है वो उसको सारे को लीगल कंसिडर करे, बट यू हैव टू हैव इट इन राइटिंग फ्रॉम देम। मेरा आखिरी क्वेश्चन है भाईजान जी। अभी होम ऑफिस ने ना अपना डिसीजन विथड्रॉ कर लिया ना, ठीक है, जो उन्होंने मुझे 2 महीने का वीजा दिया था जी। तो अब फिर मैं बैक टू वहीं पे चला गया ना जहाँ पे मेरी अपील विन हुई थी। जी, बैक वहीं पे चले गए आप, क्योंकि आपको उन्होंने डिसीजन विड्रॉ कर लिया ना। सो इसका मतलब ये कि आपकी अपील विन हुई भी है और आप इस वक्त अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यूर वेलकम जी, यूर वेलकम। ओके जी, खुदा हाफिज। टॉय केसेस अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। टॉय केसेस इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं कि जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो पार्लियामेंट्री ग्रुप की रिपोर्ट आई थी, ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप APPG, उसके अंदर जुलाई 2019 में प्रोफेसर फ्रेंच की रिपोर्ट बहुत डिस्क्रेडिट हो चुकी है। प्रोफेसर फ्रेंच ने खुद कहा कि उनकी रिपोर्ट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और उसके ऊपर होम ऑफिस धड़ाधड़ रिफ्यूजल्स कर रहा था, एंड दैट इज रॉन्ग। सो इस चैलेंज की वजह से और इस एडमिशन की वजह से अब बेड़ा गर्क हो गया उन केसेस का, लेकिन आपको फिर भी कोर्ट में जाके इसको जीतना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर, मैं मुस्तफर बोल रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन था EU सेटलमेंट स्कीम के रिलेटेड। जी बताइए। सर वो जो एक तो होता है सर प्री सेटलमेंट स्टेटस, वो मेरा हो गया था, तो मैंने ये पूछना था कि जो उसके सेटलमेंट स्टेटस के लिए 5 साल वो रिक्वायर्ड है जी, उसमें साइलम सीकिंग पीरियड और जो हम रिपोर्टिंग होते हैं डिटेंशन से बेल से जो डिस्क्रिशनरी एडमिशन देते हैं जी, क्या वो पीरियड काउंट होगा 5 साल में जब हम रिपोर्टिंग पे जाते हैं, या साइलम सीकिंग पीरियड होता है जो? आप कौन से 5 साल की बात कर रहे हैं जी? सर जो EU परमानेंट सेटलमेंट के लिए 5 साल का एविडेंस देना होता है ना कि आप 5 साल यहाँ से लीगल हो गए हैं। नहीं, वो आपने ये एविडेंस नहीं देना कि आप 5 साल लीगल रहे हैं, आपने ये एविडेंस देना है कि आप उस EU कैटेगरी के अंदर 5 साल रहे हैं। अच्छा, वो 5 साल कंप्लीट
सर। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं है कि जी आपको उन्होंने प्री सेटलमेंट दे दिया, इसका मतलब ये कि पिछले 5 साल आपने अगर किसी तरह से भी स्टूडेंट वीजा पे गुजारे, इस पे गुजारे, उस पे गुजारे, तो वो सब कुछ काउंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो आपने 5 साल की बात कर रहे हैं, अगर आपको ईयू सेटलमेंट की तरफ जाना है तो आपने ये प्रूव करना है कि आप यूरोपियन रेगुलेशंस के तहत अपने आप को 5 साल से लेके चल रहे हैं। ये जो नई यू सेटलमेंट स्कीम ये जो अभी इस साल आई थी, जी जी उसके तहत मैं पूछ रहा था। भाई, उसके अंदर भी आप ईयू की बात ही करोगे ना। ईयू का मतलब तो यही हुआ कि आप यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस के तहत चल रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने प्री सेटलमेंट अप्लाई कर दिया और आपको ग्रांट हो गया वो, ठीक, अब उसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 साल जब कंप्लीट कर लिए एज अ डिपेंडेंट ऑफ एन ईयू नेशनल, और अपने ट्रीटी राइट्स कोई एक्सरसाइज कर रहा है वो अपने 5 साल कंप्लीट कर लेता है, या अगर आप चल रहे हैं रिटेंशन ऑफ राइट्स के ऊपर आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रांट ऑफ लीव, वो सारे 5 साल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सब यूरोपियन रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है जी। उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ईयू रेगुलेशंस में वीजा मिला, पिछले 5 साल आपने स्टूडेंट वीजा गुजारा है तो आप फट जाके परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर दे कि जी मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए। समझे? This is- जस्ट एक जनरल ओपिनियन के तौर पर सर, वो जो एक नया उन्होंने गुड कैरेक्टर टर्म यूज किया इंडेफिनिट अप्लाई करते वक्त, उस पर कुछ तक थोड़ी सी रोशनी डाल दें। भाई जी, उसके ऊपर रोशनी क्या, उस पर बाल्टियों की बाल्टियां रोशनी की डाल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट नई चीज नहीं है जी। गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट हैज ऑलवेज बीन देयर। अब गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के ऊपर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, वो ये लोग समझते हैं कि जी गुड कैरेक्टर का मसला सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के साथ होता है। नो, क्रिमिनल कन्विक्शन अगर आपकी होती है, ऑफ कोर्स दैट मींस कि यू आर नॉट ऑफ ए गुड कैरेक्टर। सो वो एक इशू आता है। अगर आपकी कोई एनएचएस की पेमेंट जाने वाली है, आपने वो पेमेंट्स पूरी नहीं की हुई, तो उसके ऊपर भी गुड कैरेक्टर के ऊपर आपको रोक सकते हैं। ओवरस्टे के रिलेट सर इसमें ओवरस्टेयर की जो बात है जी, उसके अंदर भी सिंपल बात है, वो ये कि वो कहते हैं कि जी अगर आप इन ब्रीच रहे हैं रूल्स के, तो वो भी आपके गुड कैरेक्टर के ऊपर आ सकता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट लीव की, या हम बात कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस की, उसके अंदर गुड कैरेक्टर को एक डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। नेशनैलिटी एप्लीकेशंस के अंदर एक डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। सो आपकी जो एप्लीकेशन हो उसके मुताबिक आप उसको देखेंगे कि आपने कैसे डील करना। ओके, चल, यू आर मोस्ट वेलकम जनाब। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल आया हुआ था, मैं अभी देख रहा था यहाँ पे, किसी ने पूछा था कि जी उनकी स्पाउस इज एन एनएचएस वर्कर, और उनको ये सवाल पूछना था कि जी एनएचएस वर्कर्स को ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है। जिन लोगों की 1 अक्टूबर से पहले वीजे खत्म हो रहे हैं उनको ऑटोमेटिक और फ्री एक्सटेंशंस दी जा रही हैं। देयर आर नो एप्लीकेशन फीस इन्वॉल्व, उसके अंदर उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगी, जहां तक मुझे अभी समझ आई है। लेकिन आई वुड स्टिल से कि अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो सर, प्लीज आवाज बंद कर दीजिए फेसबुक लाइव शो की, और मेरे से बात कर लीजिए। Sir, thank you. ओके, हाउ कैन आई हेल्प? I have two questions actually. One is about 1 year biometrics cards with me, and I need to know what documents I require for the British passport, and how much is the fees for that? Okay, for a British passport, or you talking about the nationality application? Nationality, yeah. Nationality, that's called naturalization, sir. Naturalization. Yes. Okay, so that's your one question. What's your other question? What's the fees, and I find is that only one fees you need to because I already have a biometric. Do I have to do another time biometrics when you apply for naturalization? And if I have a business, I'm working, so just only one part I have to put it together, or we have to put both parts, because I'm working as well. And What do you mean one part or both parts? What parts? The documents. Okay, right. Look, first thing I would say is, this is a place where you can call. I can give you general advice. I can give you answers to short questions. When you ask about particularized documents for your case, every case is different.
I'm sure you can go to the Home Office website and you'll see immediately, or in the forms, you'll see what documents are required. Those are the general lists of documents, okay? I can tell you as well, if you're applying for a naturalization application, you need to show that for the last 5 years, you have completed a legal status in the UK, unless you're married to a British national and you only have a 3-year residence period. But if you're talking about naturalization application on the basis of 5 years, then you need to show that those 5 years you have been working, or you have been supporting yourself, you have no criminal convictions, you've done the life in the UK test, you've got the English language test at B1 level with you. You also need to show that in the last 10 years, you've not been in breach of any immigration rules of any kind, which means you've not worked beyond the hours that you were allowed to work, which means that you have never overstayed in the UK, which means you've done nothing to offend against the immigration rules or any other laws. So those are the basic requirements, right? Now, when you talk about the particularized documents about your case, that depends on your particular situation, whether you're self-employed, whether you've been working, where you have been living. You have to give all the details of your travel in the last 10 years. So all those things need to come in. As far as the fees are concerned, the nationality application fees, I think, is £1,312 or something like that, or somewhere around that. I can check while we are talking, and I will see if I can give you the exact fee. But I would always say, please do not ask. I'm going to do it later. Please do not ask about particular cases or particular lists of documents over the phone like this. You will miss something, and if you miss something, your application could be in danger of being refused. So be very, very careful about that, okay? Just only the last question, if you have a 2 second for me. Yeah? Like, I had a marriage with my wife, 2010. We got the grant for the 5-year, 2011 December. 2011 December, okay. As you said, you need to prove 10 years, last 10 years you've never been breached, things like that. Yeah. So before was overstayed and get, I've got a visa for 2011. So is that still... So before 2011, you had overstayed? Yeah. Okay, so when did you get your first visa? It was in 2011 December. Okay, so before 2021, December 2021, do not apply for your indefinite, for your nationality. Okay. You are likely to be refused. Okay? Because my wife is European Union's member, so I know have quite a Well, she's a European Union member, and that does not mean that the nationality application is going to be any different for you. All right. So Okay. you have to wait for another one. You have to wait, because you have to make sure that you've got complete 10 years legally in the UK, because if you make an application today we are on the 14th of May, 2020, if you're making an application for naturalization, they will look back 10 years. So 14th of May 2010, were you legal in the country? If you were not legal in the country, or after that at any point you were not legal in the country, then you're likely to be refused on the grounds of not satisfying the requirement of good character. Okay, so you've got to be very careful. And the Home Office fees right now for the naturalization application is £1,330. It's not changed from last year, so it's £1,330. Okay? Thank you very much. Appreciate it. You're most welcome, sir. You're most welcome. ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ, और बहुत लोगों को सवाल जो मैं जवाब दे रहा होता हूँ टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर या कमेंट्स के ऊपर, उस पर भी मैं कह रहा होता हूँ, प्लीज डोंट ट्राई टू डिस्कस योर लीगल मैटर्स और डोंट ट्राई टू गेट लीगल एडवाइस over a Facebook live show or in a comment. आपको जो चीज करनी चाहिए वो ये, आपने कोई सवाल पूछना है. फॉर एग्जांपल इनका सवाल था कि जी होम ऑफिस की फीस क्या है, मैं उनको फौरन बता दूंगा. आप मुझे कोई कमेंट में सवाल पूछते हैं होम ऑफिस की फीस क्या है, मैं आपको फौरन बता दूंगा, नो प्रॉब्लम. अगर आप मुझे पूछेंगे कि जी मैं आया था 2010 में, फिर ये हुआ, फिर मैं इलीगल हो गया, फिर मैं ओवरस्टे हो गया, फिर मैंने असाइलम कर दिया, फिर मेरी शादी हो गई, फिर हमने एप्लीकेशन की, फिर अपील डिसमिस हो गई, फिर अपील के ऊपर हमने अपर ट्राइब्यूनल में गए, अपर ट्राइब्यूनल से फिर ये जो बातें आप करते रहेंगे वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी एप्लीकेशन के और आपके इमिग्रेशन स्टेटस के. डू नॉट जस्ट ट्राई टू गेट एन आंसर उन छोटी सी वो एक इंट्रोडक्शन के ऊपर. आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहिए होती है उन चीजों के अंदर. सो मैं जब सवालों के जवाब देता हूं, बहुत सारे सवालों के जवाब देने के बाद कहीं ना कहीं बीच में ऐसे सवाल कोई 2-3 आ जाते हैं जिनका मैं हमेशा कहता हूं प्लीज बुक अ कंसल्टेशन, क्योंकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है या मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है. जी हेलो.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर, मुझे आपसे सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि मैंने मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे इंस्ट्रक्शन आई थी वहाँ से जज की तरफ से कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप डिजिटली जमा करवाएं, कोर्ट को भी और होम ऑफिस को भी। जी। कोर्ट का ईमेल एड्रेस तो मेरे पास है, मैं आपको कार्डिफ से कॉल कर रहा हूँ। इज इट पॉसिबल इफ यू कुड प्लीज प्रोवाइड द Home Office of Cardiff email address where we can submit the documents? Do you really expect me to know this off by heart? देखिए, आपको जो चीज करनी है, नंबर 1, जो आपको इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, जो आपको डायरेक्शंस आई हुई हैं, जस्ट राइट टू देम। आप वहीं पे लिख सकते हैं कि जी मैंने कौन से एड्रेस के ऊपर भेजना है और आप आपको वो एड्रेस दे देंगे। मैं आपको इधर बैठे बैठे कैसे बताऊंगा कि जी कार्डिफ का ईमेल एड्रेस ये है, ग्लासगो का ईमेल एड्रेस ये है, मैनचेस्टर का ये है, तो किसी और का न्यूपोर्ट का ये। आई कांट, आई एम सॉरी, आई डोंट नो द ईमेल एड्रेस। नहीं, आपसे पूछने का सिर्फ ये मकसद था ना कि आपका तो प्रोफेशन है, आप तो करते रहते होंगे कि। मेरे भाई जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ और आप फौरन समझ जाएंगे। मैं हूं सोलिसिटर। 2004 से मैं एज अ सोलिसिटर प्रैक्टिस कर रहा हूं। उससे पहले 1997 से मैं एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिस कर रहा था। और अब इतने साल करने के बाद ये जो एडमिन वाले काम होते हैं ना कि जी वो फॉर्म फिल करना और फॉर्म को फिर ईमेल करना और फिर उनको खुद भेजना, ये सब कुछ मैं नहीं करता मेरे भाई। इसके लिए मेरे पास स्टाफ है और वो स्टाफ मेंबर्स हैं, दफ्तर में बैठते हैं, उनको मैं काम करके देता हूं और फिर उनका काम है पोस्ट ऑफिस भागना, बैंक भागना या ईमेल्स करना या कुछ और चीजें करना। सो इसलिए आई एम सो सॉरी बट आई डू नॉट डील विद दीज थिंग्स पर्सनली। ठीक है, मैं लीगल काम करता हूं, आपकी एप्लीकेशन तैयार करना, आपकी आर्ग्यूमेंट्स तैयार करना, आपकी अपील तैयार करना, आपके ग्राउंड्स तैयार करना, दोज आर माय जॉब्स। सो दीज थिंग्स आई विल नॉट डू। बट आपको मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा इसको गूगल करके देख लेंगे, शायद आपको वहीं से मिल जाए, या अगर नहीं मिलता तो कोर्ट को प्लीज ईमेल कीजिए, जहां पे आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को जमा कराने, और उनसे पता कर लीजिए। वैसे जो आपको डायरेक्शंस आती हैं उसके अंदर भी उनके ईमेल एड्रेस होता है। ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखें जो आपको डायरेक्शंस आई हुई हैं और जो कोर्ट की तरफ से, और बल्कि अगर आप वो देखें होम ऑफिस की तरफ से भी आपको शायद कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन पहले आई हो, जो आई हुई है आप उसी को डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे तो उसमें आपको ईमेल एड्रेस मिल जाना चाहिए। चले ठीक है, मुझे कोर्ट की तरफ से जो आई है उसमें कोर्ट का तो ईमेल एड्रेस है, होम ऑफिस का नहीं है। और होम ऑफिस एक्चुअली मैं फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा, और गूगल से मैंने नंबर निकाला है होम ऑफिस का, मुझे ईमेल एड्रेस एक मिला है। आई जस्ट वांटेड टू जस्ट डबल चेक। आई सी, आई एम सो सॉरी जी। ये बात बता दें जी, चल रहा है ना, बाय पोस्ट तो नहीं चल रही आजकल, मतलब होम ऑफिस की डॉक्यूमेंटेशन ये थ्रू? जी, हमारे पास तो एज सोलिसिटर्स वी हैव एक्सेस टू देयर पोर्टल। अब जो कोर्ट का और होम ऑफिस का जो पोर्टल होता है, उस पोर्टल को अब हमारे वकीलों को भी एक्सेस दे दिया गया है। सो हमने अपनी रजिस्ट्रेशन वहां पे करवा के और अब हम लोग खुद अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे पोर्टल पे सबमिट करा देते हैं। सो आपने अगर खुद करना है सारा कुछ, तो खुद करने के लिए आपको बेहतर है कि आप कोर्ट फोन करके वहां से एड्रेस ले लीजिए। चलिए ठीक हो गया, ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम जनाब। ओके जी, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी, आपकी एक्सपेक्टेशन शायद ये थी कि मैं आपको फौरन एक ईमेल एड्रेस फर बता दूंगा, बट लाइक आई सेड ये एडमिन के काम होते हैं और वो मैं नहीं करता। अगली कॉल लेते हैं जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अली भाई, अली बात कर रहा हूँ जी। अली भाई, क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मेरी वाइफ जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर थी, उनको रिसेंटली पीन का ILR ग्रांट हुआ था आफ्टर 5 years। ओके। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस कंट्री से वो आई है उस कंट्री में वापस जा नहीं सकती, तो यूरोपियन कंट्रीज या आगे पीछे ट्रैवल करने के लिए हमने अप्लाई किया था ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए। राइट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। 27 जनवरी को हमने एप्लीकेशन भेजी थी कि ILR आ गया है और हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि हम आगे पीछे हॉलीडेज वगैरह में जाना चाहें तो हम ट्रैवल कर सकें जी। कंट्री अदर देन पाकिस्तान। अभी 27 से लेकर आज ये 14 मई हो गया, क्योंकि उनकी गाइडलाइन में ये था कि 70 डेज के अंदर आपको डिसीजन आएगा, लेकिन अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था तो ये 100 से ज्यादा दिन बन गए। चलो बीच में ये प्रॉब्लम आ गई है, ऑफ कोर्स ये कोरोना वायरस एंड ऑल दैट। जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। लेकिन 100 से ऊपर दिन बन गए, लेकिन हमें कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया ताकि हम उनको रेफरेंस करके हमको पूछ सके कि हमारी एप्लीकेशन का क्या बना, कितना टाइम हो गया। हमारे पास कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो है कि जो हमारे पास जो एविडेंस है, जो पोस्ट ऑफिस की रसीद वगैरह है वो मेरे पास है, या एप्लीकेशन फॉर्म या कवर लेटर जो मैंने लिखा था उसी कॉपी है मेरे पास। तो मैं कैसे इसको करूँ, क्योंकि तो एक महीने से 100 दिन से ऊपर हो गए हैं अभी। 70 डेज वर्किंग डेज में आते हैं कि 70 डेज ओवरऑल वो
कहते हैं कि नहीं जी, 70 डेज ओवरऑल होते हैं और उससे बहुत पहले ही आ जाते हैं नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर आपका कुछ भी नहीं आया हुआ, बेहतर है कि आप होम ऑफिस के साथ रब्ता कीजिए। उनका एक पेड फोन नंबर है, आप उसके ऊपर फोन नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो थोड़ा सा आपको चार्ज करते हैं उसके लिए, लेकिन इट्स वेल वर्थ इट। अगर आप कॉल करें उनको और वहां से इंफॉर्मेशन ले लीजिए, या आपको एक ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ पेड ईमेल एड्रेस, जहां पे वो रिस्पॉन्स आपको करते हैं लेकिन उसके लिए कुछ चार्ज करते हैं। सो वहां पे अपना रेफरेंस डालिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन डालिए, उसके अंदर जो आपने अपना प्रूफ लगाया है एप्लीकेशन भेजने का, वो सब कुछ लगाइए, एंड ऑन दैट बेसिस हो सकता है आपको वहीं से जवाब आ जाए। अच्छा अली भाई, वो जो पेड फोन नंबर और ईमेल एड्रेस कह रहे हैं वो कहाँ से मिल जाएगा? आप gov.uk पे जाइए, वहां पे जाके आप उसको स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि आप उसके अंदर वहां पे डिफरेंट यूनिक रेफरेंस नंबर दें क्योंकि हमारे पास कोई और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके पास अपना नाम है, अपना रेफरेंस नंबर है, आपके पास अपनी पोस्ट की डेट होगी, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसकी रिसीट होगी आपके पास, उसका जो रिकॉर्डेड डिलीवरी नंबर होगा, वो सारा कुछ लगाइए ना। चले सही, ओके, चले मैं कर रहा हूँ। ऑलराइट, ओके जी, यू वेलकम जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओके जी, काफी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं, जो भी नेक्स्ट कॉल आती है मैं ले लेता हूं, और नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अल्लाह का बुखारी साहब, शुक्र। मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। बुखारी साहब, अगर नन ईयू बंदा ईयू के साथ रह रहा हो ओके फ्रॉम द लास्ट 6 years, जी, और नन ईयू को रेजिडेंस कार्ड अभी इशू हुआ हो क्योंकि उनका होम ऑफिस के साथ केस चल रहा हो और अभी भी उन्होंने होम ऑफिस ने नन ईयू को रेजिडेंस कार्ड इशू किया हो, जी, तो नन ईयू सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है या प्री सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, आप साथ रह रहे हैं, आप क्या एक प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप क्या हैं, वो उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं ना जी। हम हस्बैंड एंड वाइफ इस तरह है कि हमने वो इस्लामिक मैरिज किया हुआ है, वो जो ये इंग्लिश मैरिज हमने नहीं किया हुआ है। तो इस ओके, तरह है। और साथ रहते हुए कितनी देर हो गई आपको? साथ रहे तो ये हमारी हो गई 6 years। 6 years, और उसका सारा एविडेंस आपके पास मौजूद है ना? वो मेरे साथ मौजूद है। ओके, वेरी गुड। देन फिर आप उसको इस तरह से ट्रीट कीजिए कि जो ईयू मेंबर हैं वो अपने ट्रीटी राइट्स अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी बेसिस पे वो अपना जो सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना जो प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ द अनमैरिड पार्टनर्स अप्लाई करना है। सो क्योंकि आपको 2 साल से ज्यादा हो गए हैं इकट्ठे रहते हुए, अपना सारा आप एविडेंस लगाएंगे और उसकी बेस पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन बुखारी साहब, मेरे ख्याल में वो ट्रीटी राइट का उन्होंने खत्म कर दिया है। वो ट्रीटी राइट वो सिर्फ वो रेजिडेंस एविडेंस मांगते हैं, तो उस बिना पर वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ईयू जी। सिटीजन जो है, नहीं, जो आपके लिए जो सिंपल बात बात है ना, आपने अगर अपने एज ए डिपेंडेंट अप्लाई करना है तो आप उनकी ईयू की रेगुलेशंस को तो पूरा करते हैं ना पहले। सो ईयू रेगुलेशंस पूरी हो रही हो, आपकी जो पार्टनर हैं वो क्वालिफाइड पर्सन के तौर पे एक्सेप्ट किए जाएं, तो फिर आप जाके आगे अप्लाई करेंगे ना। बुखारी साहब, मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि उसकी ट्रीटी एक्सरसाइज वो वगैरह नहीं है, वो खत्म किया हुआ है। ईयू एप्लीकेशन में नहीं है। ईयू देखिए, अगर वो खत्म किया हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी जरूरत नहीं है, उसका मतलब ये कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ना कि आप पहले से करते आए हैं। आपने वो तो प्रूफ करना है। ये तो नहीं कि जी कोई भी बंदा उठ के आ जाए यहाँ पे और आगे कहे कि जी मैं बस यूरोपियन नेशनल हूं तो मुझे फौरन सब कुछ दे दो। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने उनको प्रूफ करना है कि जी मैं यहाँ पे कब से हूं, जो यूरोपियन नेशनल है उससे प्रूफ करना है कि मैं यहाँ कब से हूं, मैं ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करता हूं। और अब ये ब्रेग्जिट होने के बाद जो भी आपकी अरेंजमेंट्स चल रहे हैं उन अरेंजमेंट्स के अंदर मुझे सेटलमेंट दी जाए, क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन द कंट्री। सो वो सेटलमेंट अगर 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने के बाद, तो फिर उनको सेटलमेंट मिलेगी। अदरवाइज वो भी प्री सेटल स्टेटस के ऊपर जाएंगे। सेटलमेंट मेरी वाइफ को ऑलरेडी मिली हुई है। जी बस ठीक है ना। तो वो इसका मतलब ये कि परमानेंट रेजिडेंस है उनके पास। अब यूरोपियन नेशनल जो परमानेंट रेजिडेंस के साथ यहाँ पे रह रहा है, आपने उसकी बेस पे अप्लाई करना है एज ए डिपेंडेंट। सो आप एज अनमैरिड पार्टनर्स अप्लाई कर सकते हैं। भाई जी ये काम आप खुद करने जा रहे हैं। So easy, it's very, very easy. Yeah, it's very, very easy. Then why are you asking a question about it? Because you don't seem to be very clear about it. I was a bit confused. Yeah. But that's the thing now. आप देखें, I know it looks very easy. Everything that you know is easy. Everything that goes successful is easy. लेकिन जहां पे आप थोड़ी सी गलती कर जाते हो तो बाद में आप जाके कोसोगे कि यार मैंने एक छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से मेरा काम खराब हो जाता। सो प्लीज जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि यू नो एवरीथिंग इनसाइड आउट, फिर आप उसको खुद कीजिएगा। Bukhari said that literally take 5 minutes to put the EU. I understand that. I know. If you know exactly what to do. ठीक है ना।
अगर आप उस 5 मिनट्स के अंदर ही आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज कर देते हैं वो, और आप उनकी लाइन से हट जाते हो। लेकिन अभी केस वर्कर ने मुझे कांटेक्ट किया है, केस वर्कर ने फिर मुझसे प्रूफ मांगा है, तो मैरिज जो इस्लामिक मैरिज है वो चलता है या इंग्लिश मैरिज चलता है उसमें? वो देखिए सिंपल बात है, आपकी इस्लामिक मैरिज मीन्स नथिंग टू देम। अच्छा जी, अगर आपकी इंग्लिश मैरिज होती देन दैट विल बी दी ओनली मैरिज दैट दे रिकॉग्नाइज। लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको मैरिज की बेस पे ले जाने की बजाय यू विल हैव टू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ अनमैरिड पार्टनर्स। डू यू नो दैट कॉन्सेप्ट जी? Yeah, if you know the concept, then you understand that अगर आपने लॉ के मुताबिक यहां पे रजिस्ट्रेशन की हुई है, that is your valid marriage। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन आप इकट्ठे रह रहे हैं और आपको इकट्ठे रहते 2 साल से ऊपर हो गए एंड यू आर लिविंग इन अ रिलेशनशिप अकिन टू मैरिज, देन दैट रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड एज प्रूफ कि आपका ड्यूरेबल रिलेशनशिप है। सो उसमें फिर आपको शादी की जरूरत नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। ओके, मैं सिर्फ थोड़ा सा इस चीज से डरता हूं कि लोग जब एप्लीकेशंस खुद करते हैं या खुद एक चीज को देख रहे होते हैं तो कहीं अगर वो कोई चीज मिस कर दें, सिर्फ ये सोच रहे कि नहीं ये तो बड़ा आसान है, और वो चीज मिस कर दें, आगे जाके उनका मामला खराब हो जाए तो वो उसको बहुत ज्यादा पछताते हैं। मेरे पास इस तरह के बेतहाशा केसेस आते हैं कि या तो वकील साहब ने मिस कर दिया या बंदे ने खुद अपनी एप्लीकेशन की और ये सोचते हुए कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बेतहाशा एप्लीकेशंस करते आते हैं, 10-10 साल अपनी एप्लीकेशंस खुद करते हैं, अपनी एक्सटेंशंस खुद करते हैं, आखिर में इंडेफिनिटली भी खुद अप्लाई कर लेते हैं, आखिर में उनको नेशनलिटी भी मिल जाती है। दोज आर द सक्सेसफुल वंस। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि खुद एप्लीकेशन करके बाद में सर पीट रहे होते हैं कि हमने क्यों खुद कर लिया, गलती कर दी बीच में। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई साहब रियाज अर्ज कर रहा हूँ। जी रियाज साहब। जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। जी अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाल तो आपने देखा ही है यहाँ पे क्या। जी बिल्कुल। तो बड़ी मेहरबानी, आपने भी दुआ की। तो अर्ज ये करनी थी, 2 क्वेश्चन है मेरे, प्लीज ये बताइए। लीजिएगा। एक तो मेरी वाइफ ने ना यूनिवर्सल क्रेडिट अप्लाई किया है और उसमें जाहिर सी बात है, सच बात मेरी भी बतानी पड़ती है कि ये वो सूरत हाल पूछते हैं कि उसमें क्या क्या आपके मतलब हस्बैंड काम करते हैं या क्या है। जी ऑफ कोर्स, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। तो वो इन्होंने दे दिया है। तो मैंने तो इनको कहा था कि मेरी ना ही दो, तो कहती फिर मुझे सिंगल शो करना पड़ेगा तो मसला बनेगा। तो वो बाद में तो मुझे जेन्युइन जो बात है बतानी पड़ेगी। बिल्कुल यही करना चाहिए, हमेशा सही बात बताइए और सही बात को डिफेंड कीजिए। अच्छा फिर? अच्छा, और एक वो उन्होंने कहा, फिर एक दिन मैं कौंसल वालों का फोन आया, उसने मेरी डिटेल ली, मेरा स्टेटस पूछा, मेरा वो NI नंबर पूछा, मैंने सारा कुछ दे दिया जी। तो वो फिर उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपको बेनिफिट अलाउ नहीं है तो देखेंगे, अगर हुआ तो जरूर, वरना तो आपकी वाइफ को तो मेरा ख्याल शायद मिलेगा। ठीक है रियाज साहब, मुझे अपना सवाल प्लीज बताइए, हम बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं तो वो मिस हो जाती है चीज। जी सवाल सिर्फ इतना सा है कि मैंने चेंज ऑफ कंडीशन की तो एप्लीकेशन की नहीं, जो हालात पेश नजर आए तो जाहिर सी बात है उस पर मैं तो आपके थ्रू ही करना था लेकिन हम नहीं कर सका, हालात ऐसे पैदा हुए हैं जी। तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। नंबर 1 क्वेश्चन मेरा ये है। ओके। मेरी वाइफ की दोस्त हैं लंदन में जी। उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई किया है पाकिस्तान से, तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो अभी जो पर्सनली एक वो बंडल होता है ना होम ऑफिस को ये देना, वो देना था, तो वो हालात ऐसे हुए कि वो बंद हो गया। सॉलिसिटर उनको कह रहे हैं जी वो तो काम ही नहीं हो रहा। मैंने उनको बोला कि भाई काम हो रहा है, तो वो थोड़ी सी परेशान है। सारा कुछ हुआ है, पासपोर्ट उधर उन्होंने जमा करा दिया है पाकिस्तान में, तो अभी वो इतना थोड़ा सा परेशान, तो इस पे भी थोड़ा रोशनी डालिएगा प्लीज, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम रियाज साहब, मैं आपको बता देता हूँ जरा। जो पहले आपकी बात है कि आपने यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए अप्लाई किया आपकी वाइफ ने और उनको मिल रहा है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही बताई है। आपने केस वर्कर्स को बताया कि आपको बेनिफिट्स अलाउड नहीं है, सिर्फ आपकी वाइफ ले सकती हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल। सो उनका तो मामला चलता रहेगा। अगर आपको यूनिवर्सल क्रेडिट दिया जाता है और उसके अंदर आपका नाम शामिल होता है तो वो इसलिए शामिल होगा कि आप एज ए फैमिली मेंबर शामिल हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आपने उनको क्लियरली बताया कि आपको बेनिफिट्स अलाउड नहीं है और आपको फिर भी वो यूनिवर्सल क्रेडिट दे रहे हैं, तो आप उनसे एक कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि आपने बेनिफिट्स के लिए अप्लाई नहीं किया और आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। सो एक ये डिफिकल्ट सिचुएशन है।
यहां पे मैं सबको यही मशवरा दे रहा हूं कि बेहतरीन चीज ये है कि पहले आप चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर वो चेंज ऑफ कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो होम ऑफिस ने आपको एक तरह से इजाजत दे दी ना कि हाँ, आजकल की सूरत हाल को देखते हुए, इस डिफिकल्टी को देखते हुए, ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जो लोगों के काम गए, लोगों की जॉब्स गई, रिडंडेंसीज हुई, क्या क्या हो रहा है, इन सब कुछ चीजों को देखते हुए वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उस डिफिकल्टी में हैं और आगे जाके आपको उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। सो मेरे नजदीक तो बेहतरीन चीज ये होगी कि आप होम ऑफिस को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि जी ये मुझे यूनिवर्सल क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन उनको इन्फॉर्म करने से पहले आपने यूनिवर्सल क्रेडिट वालों से लेटर ले लेना है कि आपने बेनिफिट्स के लिए अप्लाई नहीं किया, और उसके बाद फिर आप होम ऑफिस को एक आराम से लेटर लिख के उनके साथ आप एक कॉन्फर्मेशन कर सकते हैं कि ये सिचुएशन थी जिस वजह से मुझे करना पड़ा। आई वुड सजेस्ट कि आप फिर भी चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जो दूसरा आपने सवाल पूछा, जो आपकी वाइफ की फ्रेंड है जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ, अब उनका एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन है। एंट्री क्लियरेंस का जो प्रोसेस चलता है वो ये है कि आप पहले एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेते हैं जहां पे पासपोर्ट सबमिट किया जाता है। उन्होंने वो दोनों स्टेजेस कर ली हुई है। थर्ड स्टेज होती है जो आपने डॉक्यूमेंट्स का बंडल बना के, अपनी आर्ग्यूमेंट्स बना के, अपनी कवर लेटर बना के, जो आपने शेफील्ड में डिसीजन मेकिंग सेंटर को भेजना होता है। अब आपकी वो लास्ट स्टेज अगर उन्होंने नहीं की तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो बाय पोस्ट भेजना होता है। सो अगर वो उनको भेज देती हैं तो शेफील्ड की तरफ से तो डिसीजन मेकिंग चल रही है जी, कहीं पे कुछ रुका हुआ नहीं है। सो अगर उनको एक टाइम दिया गया, जी बताइए। मतलब ये कह रही है कि सॉरी आपको इंटरप्ट किया, वो ये कह रही है कि जो वकील कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑफिस बंद हो गए हैं 4 अप्रैल से। अच्छा, वेल आई डोंट नो जी, वकील साहब ने कौन सा दफ्तर चेक किए। मैं तो ये जानता हूं कि होम ऑफिस की तरफ से डिसीजंस भी आ रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। हो सकता है कोई ऑफिस बंद भी हों अभी, जिस तरह से ये जो सारे बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स के लिए जो थर्ड पार्टी, वो सुपेरिया जो भी है उनका नाम, वो सारे के सारे सेंटर्स उन्होंने अभी ऑन होल्ड रखे हुए हैं। सो कुछ चीजें बंद भी हैं, कुछ चीजें रुकी हुई भी हैं, लेकिन जनरली अगर आप होम ऑफिस की केस वर्किंग को देखें, केस वर्किंग इज गोइंग ऑन। हमारे रोजाना डिसीजंस आ रहे हैं, हमारी रोजाना एप्लीकेशंस की जा रही हैं, वही उसी तरह जुडिशियल रिव्यूज के मैटर्स चल रहे हैं, उसी तरह बाकी सब कुछ चल रहा है। हाँ, अपील्स डिले हुई हैं। अभी जिस तरह से कल मेरी एक सीएमआर है 2 बजे, अब 2 बजे की सीएमआर मेरी 3 दफा डिले हुई है, यानी उन्होंने बार उसको आगे कर लेते हैं। पहले मंडे को होना था, वो मंडे को नहीं हुआ, अब फ्राइडे को हो रहा है। सो इस तरह की चीजें कोर्ट्स की तरफ से चल रही हैं, लेकिन होम ऑफिस की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि जी हमारे दफ्तर बंद पड़े हैं या आप एप्लीकेशंस ना करें या आप कोई डिसीजंस नहीं हम करेंगे। डिसीजंस भी चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। हम रोजाना अपनी पोस्ट चेक करते हैं और उसके अंदर रोजाना कुछ ना कुछ आया होता है और हम उनको लेके चल रहे हैं जैसा से नॉर्मली पोस्ट चलती है। ओके, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। उनको ये बताइए, सिर्फ जो आपकी वाइफ की फ्रेंड ने, उनको सिर्फ ये बताइए कि जी वकील साहब ने तो आपको कह दिया, जरा थोड़ा इंडिपेंडेंटली भी चेक कर लें। ओके, ठीक है, मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। क्योंकि देखें, मैं आपका क्लाइंट हूं और मैंने आपसे सारा केस कराया, तो मुझे आपके साथ टच रहना बड़ा जरूरी होता है जी। तो इसलिए माइंड ना कीजिएगा, थोड़ा सा हालात की वजह से नजर। रियाज साहब, आपको मैंने कब माइंड करने वाली बात की है भाई? सिर्फ आपको मैं एक चीज कहूंगा, आप मेरे क्लाइंट हैं, आपके पास हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं, आपके पास सू का भी ईमेल एड्रेस है, आपके पास मेरा भी ईमेल एड्रेस है, आपके पास ऑफिस का भी जनरल ईमेल एड्रेस है। आपने जब भी अपना कोई सवाल पूछना है, आराम से ईमेल कर दिया करें, आपको फौरन जवाब आ जाएगा। आपको पता है सू सारे जवाब देने के बाद दफ्तर से उठ के जाती है। ओके, ये तो आई एग्री विद यू, प्रॉपर्ली सही बात है। Thank you very much, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। ओके जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बेचारे लोग बड़े परेशान हैं इन चीजों की वजह से, जहां पे उनको वकीलों की तरफ से सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। एंड आई एम वेरी सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लॉयर्स। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे वकील बहुत अच्छा काम करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स मेरा ख्याल है अच्छा काम करते हैं। बीच में कुछ आधे, कोई गधे, कोई मिकी माउस, कोई इस तरह की चीजें भी घुसे हुए हैं बीच में, जो कि सारे तालाब को गंदा करते हैं और बाकी सबका नाम भी खराब करते हैं। सो उन सब की वजह से मैं आपसे माफी चाहता हूं कि ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट होता है, क्लाइंट के कभी हमारे से भी गलती हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़े सात पानी धुले हुए हैं, हर जगह कहीं ना कोई मिस्टेक हो सकती है। ओवर द लास्ट 22-23 ईयर्स मेरे से भी मिस्टेक्स हुई होंगी, और उन सब मिस्टेक्स को जब आपको पता चलता है कि कोई मिस्टेक है तो उसको आप फौरन ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ढीठ नहीं बन जाते। सो दिस इज व्हाट यू लर्न। अब मैं जो चीज कहूंगा वो सिंपली ये कहूंगा कि आपका वकील अगर आपको कोई चीज कहता है जिससे आप अग्री नहीं करते, या आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन और जगहों से मिल रही है, तो उस चीज को चैलेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। आप डेफिनेटली उसको चैलेंज कर सकते हैं। ऑलराइट जी, अगला सवाल सुनते हैं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब।
सर मैंने एक सवाल पूछना है कि हमें मिला है 2.5 साल की लीव 7 साल की बुनियाद पे बच्चों की, ठीक। तो उसके ऊपर उससे पहले हमने असाइलम पे थे, मतलब इलीगल, और फिर वो 7 साल पूरे हुए जी। तो कब आगे बच्चों की। तो सवाल ये है कि इस लीव के ऊपर हम अपने पेरेंट्स को या पाकिस्तान से किसी फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं? अगर बुला सकते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? आप बुलाने की जो बात कर रहे हैं, आप उनको क्या परमानेंटली बुलाना चाह रहे हैं यहाँ पे, या आप उनको विजिट के तौर पे बुलाना चाह रहे हैं? नहीं है, विजिट के ऊपर। और उसमें सॉरी थोड़ा सा है कि हम बेनिफिट भी ले रहे हैं, और बेनिफिट लेते हुए भी बुला सकते हैं, या कुछ उसमें कुछ करना पड़ेगा कि वो requirement- भाई जी, पहली बात तो ये बता दें कि बेनिफिट्स आपको अलाउड है तो आप ले रहे हैं ना, वैसे तो नहीं आपने लेने शुरू कर दिए। बेनिफिट्स अलाउड है ना? ओके, चलें, बस ठीक है। देखिए, अगर आपने किसी को स्पॉन्सर करना है, स्पॉन्सर करने की उसका मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर करने का मतलब एक ये होता है कि आप उनको इनवाइट करते हैं, दूसरा मतलब ये होता है कि आप उनको इनवाइट करते हैं और साथ उनका खर्चा भी उठाते हैं, तीसरा मतलब ये होता है कि आप उनको इनवाइट करते हैं, उनका खर्चा भी उठाते हैं और उनको अपने पास भी रखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे इस कंट्री में एज ए विजिटर आते हैं उनको वापस जाना है, वो यहाँ पे आके लंबा तो नहीं रुक सकते। प्लस उन्होंने यहाँ पे जब आना है तो उनको ये प्रूव करना है कि वो आके कोई पब्लिक फंड्स के ऊपर नहीं पड़ जाएंगे, कोई पब्लिक के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। यहाँ पे वो एनएचएस इस्तेमाल नहीं करेंगे या वो कोई अकोमोडेशन ऐसी इस्तेमाल नहीं करेंगे जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट करना पड़े। सो आपके पास 2.5 साल की लीव है, आपके जो भी स्टेटस चलता रहा पहले वो सब अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब आपके पास लीगल स्टेटस मौजूद है। आप अगर साथ बेनिफिट्स ले रहे हैं, क्योंकि आपने पहले असाइलम किया था, हो सकता है आप नास सपोर्ट पे हो, उसके बाद जब आपने 7 साल की बेस पे अप्लाई किया तो आपने शायद फी एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया होगा, फी एग्जेम्पशन की वजह से आपको फीसें नहीं देनी पड़ी, फिर जब आपको स्टेटस मिला होगा तो उस स्टेटस में आपके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई गई होगी नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, इसलिए आपको बेनिफिट्स अलाउड होंगे। सो अब अगर आप बेनिफिट्स पे भी रह रहे हैं और आप बुलाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, आप चाहते हैं कि जी वो आए यहाँ पे, वो आपको विजिट करें और फिर वापस चले जाएं, आप जहां पे रहते हैं अगर आपके पास जगह है उनको रखने के लिए, स्टैट्यूटोरियली आपकी जो अकोमोडेशन है वो ओवरक्राउडेड नहीं होगी, तो वो आपके पास आके रह सकते हैं, अदरवाइज आपको उनका कोई ना कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका जो खर्चे की बात आती है, स्पॉन्सर करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने अपना डिक्लेरेशन, स्टैट्यूट डिक्लेरेशन बनाना है और भेज देना है। अब अगर आपके वालिदैन वहां पे पैसा उनके पास मौजूद है, उनके बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, वो अपना काम करते हैं, उनकी अकोमोडेशन है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी उनकी इतनी टाइज हैं कि वो वापस अपनी कंट्री जाएंगे, तो वो अपनी बेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं, उनको आपकी स्पॉन्सरशिप की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इनविटेशन लेटर भेजते हैं और वो अपना खर्चा उठाएंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स की बेस पे अप्लाई करेंगे, अपनी अकोमोडेशन का इंतजाम खुद करेंगे, तो आपके बेनिफिट्स लेने की वजह से आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर सर? ठीक है, थैंक यू। और अगर वो जिस तरह आपने ये बताया हमें अफेक्ट करने के बजाय खुद से ही जनरल विजिटर अप्लाई करेंगे तो उसमें चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ये कौन से हकीम साहब ने कहा थी चांसेस कम होते हैं, ये बताइए मुझे। मतलब कोई जिससे भी पूछा कहते हैं रिफ्यूज हो गया। नहीं, आप जिससे भी पूछने की बात कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं आप जनरल पब्लिक से पूछ रहे हैं, आप वकीलों से पूछ रहे हैं, आप जज साहिबान से बात कर रहे हैं, कानूनदान से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करता है ना सर। देखें, फ्रेंड्स वगैरह से बात करना बहुत अच्छी बात होती है, मौसम का हाल डिस्कस करें, खाने पीने की तरकीबें डिस्कस करें, बाहर जाने की बातें डिस्कस करें, कानून ना डिस्कस करें हुजूर। कानून वालों के पास रहने दें, डॉक्टरों के पास उनका काम होता है, वकीलों के पास उनका काम होता है, बैंकर्स के पास उनका काम होता है, फाइनेंस वाले लोगों के पास उनका काम होता है, हर एक का काम उसके साथ चलता है। आपने अगर लीगल एडवाइस लेनी है तो किसी वकील से बात करें। और बाय चांस मैं वकील हूं और मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि आप अगर विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो कहते हैं, अपनी एप्लीकेशन करते हैं कि जी ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है पिछले 6 महीने की, जिसमें मेरे पास रेगुलर इनकम आ रही है, मैं काम क्या करता हूं, मेरा ये बिजनेस है, ये देखिए ये मेरे टैक्स रिटर्न्स हैं, ये देखिए ये मेरे सीबीआर और ये वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट्स आ गई, इसके साथ ये मेरे अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट्स आ गई, ये मेरे अकाउंट्स हैं जो शो करते हैं कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, और वो पैसे जो मैं कमा रहा हूं, जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, वही पैसे मेरे अकाउंट के अंदर आते हैं जो मेरी बैंक स्टेटमेंट से प्रूव हो रहे हैं। अब ये सब कुछ अगर आप लगा के अपनी एप्लीकेशन के साथ विजिट के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई मैं इतना सेटल्ड हूं यहाँ पे, मेरे और भी बच्चे हैं या मेरे और फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरे साथ रहते हैं यहाँ पे, जो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपने अपनी टाइज दिखा दी ना,
अब उन टाइज के साथ अगर वो कहते हैं कि जी मैंने जाना है लंदन, दफा करो बाकी हर चीज को, मैंने टावर ब्रिज देखने जाना है या मैंने वो देखने जाना है, लंदन आए देखने जाना है, तो उनको कोई रोकेगा तो नहीं हो इस बात पे। क्यों? बिकॉज जब विजिट की आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको प्रूफ क्या करना है कि आप अपनी कंट्री में अपनी टाइज ऐसी रखते हैं जिनके लिए आप वापस जाएंगे। अब अगर आप मुझे कहते हैं कि जी पेरेंट्स आपके दोनों रिटायर्ड हैं और वो ज़ईफ हैं और वो बीमार भी रहते हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, पैसे उनके पास कोई है नहीं, आप ही उनको सिर्फ पैसे भेजते हैं, आप ही उनको थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं, या वो अपनी छोटी मोटी पेंशन के ऊपर गुजारा करते हैं, घर भी उनका अपना नहीं है, वो किसी किराए के घर पे रहते हैं या किसी एक बच्चे के साथ रहते हैं, और दैट इज इट। और ना उनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ना उनके पास और कोई अदर डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, फिर वो अगर अप्लाई करेंगे विजिट वीजा के लिए तो उनको रिफ्यूज ही करेंगे ना। क्यों? बिकॉज आप उनकी कोई टाइज नहीं प्रूव कर सकते। फिर आपको मैं कहूंगा कि जी आप अपनी तरफ से इनकम दिखाइए, आप बताइए सारा कुछ, आपने इनकम भी दिखा दी, आपने अपना घर भी दिखा दिया, आपने सारा कुछ कर दिया, उनको फिर भी इस बात पे रिफ्यूज किया जा सकता है कि जी आपके स्पॉन्सर की इंटेंशन पे या एबिलिटी के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी एबिलिटी पे या आपकी इंटेंशन पे हमें शक है। अब बात समझ आई भाई आपको? जी जी, थैंक जी। यू। और लास्ट क्वेश्चन, हाँ। अगर ये आपसे अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर खर्चा वगैरह? भाई जी, खर्चा मैं कभी भी ऑनलाइन डिस्कस नहीं करता आपके साथ। आपने जब अपनी बात करनी है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यही फोन नंबर आपके पास जो अभी मौजूद है, जहां पर भी आप कॉल कर रहे हैं, मुझे बाद में टेक्स्ट कर दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक? सो मैं मेरे दफ्तर से आपको मैडम फोन करेंगी और वो आपके साथ डिस्कस करेंगी। जो फोन नंबर्स मेरे पास आते हैं मैं यही करता हूं, उनको मैं अपने हमारे ऑफिस की तरफ से उनको कॉल की जाती है, आपके साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन की जाती है कि जी आपका मैटर क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपने किस लिए फोन किया। अब अगर आप कहते हैं कि जी मुझे सवाल का जवाब मिल गया, थैंक यू वेरी मच, तो बात खत्म हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि जी हाँ मैंने एप्लीकेशन करनी है, मुझे खर्चा बताइए, मुझे अकाउंट डिटेल्स दीजिए, करें वो गए, तो वो सारी आपको डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और मैनचेस्टर की अपॉइंटमेंट कब तक आप दोबारा शुरू करेंगे? भाई जी जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, ठीक है। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर मैं मैनचेस्टर भी जाना शुरू करूंगा। बल्कि मुझे तो दफ्तर वालों ने एक तरह से वो एक धमकी दे दी हुई है कि जी आप बहुत ज्यादा दफ्तर के अंदर रहने लग गए हैं, क्योंकि मैं हर वक्त ही दफ्तर के अंदर लगा होता हूं तो मैं सबकी जान खा रहा होता हूं। तो वो तो चाहते हैं कि मैं ट्रैवल करूं और कोर्स वगैरह जाया करूं ताकि दफ्तर में उनको थोड़ा सुकून मिला करे। ठीक है फिर। ओके भाई जी, चले, ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये विजिट वीजा वाला मामला ऐसा है कि बार बार और कितने सालों से फिर भी चलता आ रहा है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, प्लीज अपने सर्कमस्टांसेस को समझें। अभी जो मैंने थोड़ी ये तकरीर की है इस पिछले क्वेश्चन के लिए, उसको एक दफा दोबारा सुनिएगा, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि एक केस के पीछे क्या चीज जाती है। आप डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं आज ही बैंक स्टेटमेंट लगा दो, बड़ा पैसा होना चाहिए, ये लोग बीच में 20 लाख डाल दो, ये 30 लाख डाल दो, 40 लाख डाल दो, फिर हो जाएगा काम। ऐसे नहीं होता। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, हर एप्लीकेशन के अंदर इसी तरह की थिंकिंग जाती है, इसी तरह का नॉलेज जाता है, इस तरह का एक्सपीरियंस जाता है जो उन एप्लीकेशन को कामयाब करवाता है। अगला सवाल सुनते हैं जी। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत जी। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। सर मैं ये एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो है ना, मेरे अंकल है नेशनल, ठीक, तो मुझे ईजी सेटलमेंट स्कीम में जो है ना वो प्री सेटलमेंट स्कीम इन्होंने मुझे इशू कर दिया। ठीक, तो सर मैंने परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करना है, वो ये पूछना था कि जो ये रेजिडेंस कार्ड इन्होंने मुझे इशू किया था जी, उससे मेरा टाइम शुरू होगा या जब मेरी जज ने अपील लो की थी उस टाइम से मेरा टाइम शुरू होगा परमानेंट रेजिडेंट के लिए? आपका जो टाइम शुरू होने की आप क्या बात करेंगे, आपकी डिपेंडेंसी कब से काउंट होगी? ये हाँ जी सर। देखिए, अब अगर आप जज के पास गए थे, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, आपने अपील की, आप जज के पास गए, जज के सामने आपने फैक्ट्स बताए होंगे ना कि जी हम कब से इकट्ठे रह रहे हैं, और जो जज की डिटर्मिनेशन होगी उस डिटर्मिनेशन के अंदर जज ने एक्सेप्ट किया होगा कि इस डेट से आप इकट्ठे रह रहे हैं और आप डिपेंडेंट के तौर पे चल रहे हैं। सो वो जो डेट है आप वहां से टाइम काउंट करवाइए। सर वो तो 2010 से जो है ना जज ने एक्सेप्ट कर दिया था, ये इकट्ठे रह रहे हैं। Excellent. मैंने परमानेंट के लिए अप्लाई किया था जी। स्टेटस के, इन्होंने मुझे प्री सेटल स्टेटस दिया, उन्होंने कहा कि आप क्वालिफाइड नहीं हो, लिखा कि आप जो है कार्ड ये रेजिडेंस जो है वो 2016 में इशू हुआ। ओके, सो उन्होंने सबसे पहला जो आपको एक्सेप्ट किया कि 2016 से आपके रेगुलेशंस के मुताबिक आपका स्टेटस चला है। सो अगर 2016 से चला है तो फिर तो 2021 में जाके आपके 5 साल कंप्लीट होंगे। जी
जी सर, वो पूछना ये है कि मेरा जो अपील लॉ की थी टाइम उससे काउंट होगा, बिकॉज इन्होंने जब अपील लॉ होगी थी मेरी, इन्होंने आफ्टर 6 मंथ मेरा कार्ड इशू किया। ठीक है, तो मेरा टाइम जब अपील लॉ होगी वो काउंट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूं जी। देखिए, आपने ये चीज देखनी है, ईयू रेगुलेशंस हो या कोई भी स्टेटस हो, अगर आपने कोई एप्लीकेशन की, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होकर अपील में गई, अपील में जाके आपकी अपील अलाउ हो गई, उसके बाद होम ऑफिस जब अपना डिसीजन इंप्लीमेंट करता है, जहां से आपको इंप्लीमेंट करके कार्ड इशू किया जाता है, वहां से आपका टाइम शुरू होता है। ओके, ये तो एक चीज जनरल रूल याद रखिए। एक्सेप्शंस कहां पर आती हैं? फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं इकट्ठे, उनकी डिपेंडेंसी चल रही है, आप हैं अपने अंकल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपकी डिपेंडेंसी चल रही है। अब आपने जब अप्लाई किया, आपने उनको बताया होगा कि जी मैं कब से कब तक के लिए अप्लाई कर रहा हूं, कौन सा टाइम पीरियड आपने जो काउंट करवाया, उस टाइम पीरियड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना। सो अगर आपको जो लेटर भेजा उन्होंने, जिसमें आपको उन्होंने स्टेटस देने से इनकार किया या आपको परमानेंट रेजिडेंस देने से इनकार किया, उस लेटर के अंदर अक्सर वो लिख भी देते हैं कि जी इस डेट से इस डेट तक हम आपका टाइम कंसिडर कर रहे हैं। सो अगर तो वो टाइम आपको उन्होंने 2016 का बताया हुआ है और वहां से ही आपके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप उसको आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि आप कहें कि नहीं, ये चीज गलत है, मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूं। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं? ठीक है सर, मैं फिर आप ये कर सकते हैं मेरे लिए सर? जी, मैं तो बड़ा कुछ कर सकता हूं, लेकिन आपको यह सोचना है कि इज इट वर्थ इट। अभी हम मई 2020 में हैं, 2021 में आपको 2016 में कब मिला था स्टेटस? सर मुझे 2016 में ना, जून में जो है ना, जून में। तो आपका 1 साल रह गया पीछे। ठीक, जी सर, मेरा दिसंबर में 2016 में इन्होंने मुझे अपील जज साहब ने जो है लॉ की थी कि आप जो है ना, ठीक है, दिसंबर 2015 में आपको अपील अलाउ हो गई थी और आपको जून 2016 में उन्होंने स्टेटस दिया। अब आपको जो लेटर होम ऑफिस की तरफ से आया है वो साफ कह रहा है कि आपका हम 2016 जून से टाइम काउंट मुझे करेंगे। लेटर नहीं दिया, इन्होंने मुझे कॉल की थी हाँ। और केस वर्कर ने मुझे कॉल की थी कि हम आपको सेटल स्टेटस नहीं दे सकते, प्री सेटल स्टेटस दे सकते। राइट, अच्छा, तो फिर आपको लेटर कोई नहीं आया हुआ उनकी तरफ से? नहीं लेटर कोई। फिर आप अगर अप्लाई करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आपने अपनी सेटलमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना है ना। आप उसके अंदर अपनी आर्ग्यूमेंट्स बनाइए और अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर तो ज्यादा लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं होता। ये तो ऐसी बात नहीं है ना कि आप इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जा रहे हैं तो आपको कोई 2,500 पाउंड का पहले सिर्फ होम ऑफिस की फीस देनी है, उसके ऊपर वकील की फीस जाएगी और फिर आपका बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा होना है। सो ऐसी बात भी नहीं है। इसके अंदर तो आपका खर्चा भी बहुत कम है। सो आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसको अगर उस टाइम से काउंट करवाना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए, उसको फिर आप दिसंबर में अप्लाई कर लीजिए। तो सर आपसे बात करनी हो तो कैसे? भाई जी, मेरे से बात करना तो बड़ा आसान हो गया है। ये फोन नंबर आपके पास है, ये मेरा टेक्स्ट नंबर होता है। मैं इसको दिन में 2-3 दफा चेक करता हूं और जवाब दे देता हूं। सो आप मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं। दूसरा दफ्तर का फोन नंबर है 0208-446-5498। आप उसके ऊपर फोन कर सकते हैं। आपने ईमेल करनी है तो info@bukharichambers.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है bukharichambers.com, आप उस पे जाइए। वहां पे जाके आप कांटेक्ट करना चाहें, वो क्लिक करेंगे तो हमें hello@bukharichambers के ऊपर ईमेल आ जाती है। सो हमारे हर तरफ से रास्ते खुले हैं जी। ठीक है, ओके सर। चलिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे ना अभी सेंटर स्टेटस पे लिखा है पब्लिक एक्सेस पब्लिक फंड्स अलाउड। ओके। मैं बेनिफिट ले सकता हूँ सर या? भाई जी, अगर अलाउड लिखा है तो फिर तो आप ले सकते हो ना। जी सर, वो जब मैं परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई करूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर आपको उन्होंने खुद अलाउ किया है कि आप पब्लिक फंड्स ले सकते हैं पब्लिक फंड्स अलाउड। जी। सो अगर आपको एक्सेस टू पब्लिक फंड्स अलाउड है तो फिर वो कल को क्यों उसके पर इशू उठाएंगे? और अगर इशू उठाएंगे तो आपके पास अपना कार्ड मौजूद है जो कहता है कि जी आपको पब्लिक फंड्स अलाउड है। जी सर। ठीक है, सो यू शुड नॉट बी इन एनी ट्रबल। ठीक है जनाब, थैंक यू सर। चल, यू मोस्ट वेलकम जी। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है लोगों के साथ, आपने कोई भी एप्लीकेशन करनी है, आप हर एप्लीकेशन खुद कर सकते हैं। हर चीज आप खुद कर सकते हैं। जो काम मैं करता हूं वो सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। जो काम कोई डॉक्टर करता है वही काम मैं भी कर सकता हूं। कोई काम जो फाइनेंस वाला बंदा करता है वो काम आप भी कर सकते हैं। किस तरह? अगर आपकी भी वही एजुकेशन और आपकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हो तो। यहां पे सिर्फ मामला एक्सपीरियंस और आपकी ट्रेनिंग का आता है। हमारे लिए एक चीज सिंपल हो जाती है करने के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले 10-20 साल से हम वही काम करते आ रहे हैं। उसके ऊपर एडवाइस देते हैं लोगों को, उसके ऊपर एप्लीकेशंस तैयार करते हैं, अपीलें लड़ते हैं, जाके चैलेंजेस करते हैं जुडिशियल रिव्यू में, आर्ग्यू करते हैं उन चीजों को। अगर आपको एक चीज का पता हो तो वो आसान हो जाती है, अगर ना पता हो तब उसकी डिफिकल्टी आती है।
चलें जी, अगली कॉल लेते हैं। मेरा ख्याल है दैट विल बी द लास्ट कॉल बिकॉज 11:56 हो गया, घंटा गुजर भी गया, पता भी नहीं चला। अगली कॉल जो भी आती है, अगर आपकी आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं अपनी बात को शुरू कर देता हूं। और चले अब ऐसे ही करते हैं, अब अगली कॉल के इंतजार की बजाय अब अपना ये प्रोग्राम को एंड करते हैं यहां पे। और एंड करने से पहले मैं जो चीज सिर्फ यहां पे कहना चाहता हूं वो ये, आजकल की सिचुएशन में, आजकल के हालात में बोरिस जॉनसन साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके मेरे ख्याल है एक कान से दूसरे कान को जाके देखो तो उसको भी नहीं पता होगा कि बोरिस जॉनसन इस वक्त क्या कर रहा है। वो कमाल की स्पीच थी जिसके अंदर बोरिस जॉनसन ने जो बातें कही कि जी जाओ लेकिन ना जाओ, जाना है तो ऐसे जाओ, ऐसे जाना है तो वैसे जाओ, ये सारी चीजें चलते हुए वी डोंट नो कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। आई एम सॉरी, मैं कभी ये पॉलिटिकल बातें नॉर्मली करने की कोशिश करता हूं कि अवॉइड करूं उसको, लेकिन आज ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जिस तरह की वो बातें इस वक्त कर रहे हैं वो सबके लिए एक खतरा है। एनएचएस वर्कर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इस वक्त एवरीबडी इज एट रिस्क। सो हम ये नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान हो, हम ये नहीं चाहते कि हम लंबा लॉकडाउन के अंदर जाएं, हम ये नहीं चाहते कि ये जो सारी फर्लो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं ये और लंबी चलती रहें। क्यों? इस वक्त तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको घर बैठे 80% वेजेस मिल रहे हैं। कुछ महीने बाद जब ये लॉकडाउन खत्म होता है, जब ये इकोनॉमी को 300 बिलियन का टीका लगता है और उसके बाद इन्होंने उसको रिकवर करना है, हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू रिकवर दैट? उस रिकवरी के लिए देयर विल बी हायर टैक्सेस, उस रिकवरी के लिए देयर विल बी ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी क्या है? जिन लोगों को उसका मतलब नहीं पता, ये वो बला है जिसने पिछले 10 साल हमें खाया है, यानी वो बला जिसकी वजह से आपकी एनएचएस की फंडिंग रुकी हुई थी, जिसकी वजह से आपकी पुलिस की फंडिंग रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपकी जनरल फंडिंग रुकी हुई, और अब आगे जाके दोबारा इन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज्यादा इसके अंदर पैसा डाला गया। अब ये पैसा कहां से रिकवर किया जाएगा? टैक्सेशन और ऑस्टेरिटी, यही दो चीजें बनती। उसके अलावा कहां से आना? आपने और मैंने खुद जाके चंदा दे के तो नहीं गवर्नमेंट को बेल आउट करना इस चीज। सो ये जो सारी कोरोना वायरस की बातें चल रही हैं और ये बाहर निकलो और अब ये अलाउड हो गया तो वो अलाउड हो गया, अपनी अकल बूझ से काम कीजिए, अपनी अकल से समझिए कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में अभी भी कोरोना वायरस चल रहा है, इस वक्त यूके में अभी भी इन्फेक्शन का खतरा है, इस वक्त यूके में हर रोज फिर भी 400-500 डेथ्स हो रही हैं। अब इनका मतलब यह है कि अभी हम इस चीज में से निकले नहीं हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कह दिया जी बाहर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, जो मर्जी करो, बट प्लीज बी केयरफुल, प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज योर ओन कॉमन सेंस कि हमने इस चीज को दोबारा पीक पे लेके नहीं चलना। वी ऑल वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एंड इंशाअल्लाह अगर हम लोग सारे अपनी अकलमंदी से और एक समझबूझ से चलेंगे तो वी विल गेट आउट ऑफ दिस वेरी सून। आपका सुनने का, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड शेयरिंग दिस प्रोग्राम विद मी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते थर्सडे को 11 बजे दोबारा आपके साथ मुलाकात करूंगा। उससे पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू ईमेल मी, फील फ्री टू टेक्स्ट मी, फील फ्री टू कमेंट्स में सवाल अपना पूछ सकते हैं, आप अपने मैसेजेस में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं 1-2 दिन के अंदर सबको जवाब दे दूं। बाकी जिन लोगों ने आज कॉल करने की कोशिश की, जिनसे बात नहीं हो सकी, माय अपॉलॉजीज कि आपसे बात नहीं हो सकी। अब प्लीज ये ना कीजिएगा कि सारा दिन ये फोन बजता रहे, बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट ओनली नंबर। सो अब अगर आपने कुछ बात करनी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्रोग्राम का टाइम मैंने आप खत्म कर दिया है, लेकिन आप मुझे अपना टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। अगर कोई छोटा सा सवाल होगा तो मैं आपको फौरन जवाब दे दूंगा, लेकिन इफ इट्स अ वेरी डिटेल थिंग तो मैं आपको अभी शायद जवाब ना दे सकूं। उसके लिए फिर आप कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज।